हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मैथ विथ आशीष MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। तो हम लोगों की जो मैथ की क्लास चल रही है उसकी आज फिर से क्लास है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आती होगी। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और दिया है आज की क्लास का ये पहला प्रश्न, संख्या पद्धति से संबंधित है। दिया दोनों छोरों समेत 1 और 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन है। यानी 1 से 100 तक, यानी इनको लेना है, 1 और 100 को भी लेना है। कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। आपको पता देखो, एक है भैया, 1 से जाना कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है। ऐसी संख्या ढूंढनी जो वर्ग और घन दोनों हो। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि ये जो 1000 ये 10 का घन होता है भैया। क्या होता है, ये 10 का घन होता है। यानी आपको 10 के घन से, और एक जो होता है आपका 1 का घन होता है, 1 का घन होता है ना। यानी आपको 1 के घन से लेके 10 तक की जितनी संख्याएं पड़ेंगी उन सब में ये ढूंढना है कितनी संख्याएं हैं जो घन और वर्ग दोनों रूप में है। तो घन और वर्ग दोनों रूप में। अच्छा जरा ये बताओ, एक तो आपका घन है और एक आपका क्या है, वर्ग भी तो है। एक कैसी संख्या है, एक आपकी वर्ग संख्या है और एक आपकी घन संख्या है। क्या 1000 वर्ग संख्या है किसी की, देखो 1000 10 का घन है लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है। किसी का भैया ये वर्ग संख्या नहीं है, ये तो हम 1000 नहीं लेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या मिलेगी, देखो पहले तो एक मिल गई। एक जो है, एक का क्यूब भी होता है और एक का स्क्वायर भी होता है। क्लियर है ना। आगे चलेंगे। अब मिलता है क्या, दो का। दो का स्क्वायर क्या होती है, दो का स्क्वायर होता है, दो का स्क्वायर होता है भैया 2। अब दो के चलेंगे, दो का स्क्वायर क्या होता है भैया, दो का स्क्वायर होता है 4। तो क्या 4 जो है, क्या 4 जो है किसी का घन है, नहीं है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसे ढूंढते चलेंगे तो ऐसे मिलेगा आपको 3। 3 का स्क्वायर होता है 9। तो क्या जो 9 है वो वर्ग तो है, क्या किसी का घन बनेगा, नहीं बनेगा। तो काम करते हैं, हमको सिर्फ घन ढूंढना है, 1 से लेके 10 तक की घन संख्याओं घन। तो 1 का घन और 10 के घन के बीच में चाहिए। तो ये बताइए, 1 घन हो गया, 2 घन क्या होता है, 8 होता है। 3 घन क्या होता है भैया, चलो 2 का घन लेना है, 3 घन लेना है, 4 घन लेना है, 5 घन लेना है, 6 का घन लेना है, 7 घन चाहिए, 8 का चाहिए और 9 का चाहिए। अब इसमें मान लिखेंगे 2 का घन होता है भैया 8, 3 घन होता है 27, 4 घन होता है 64, 5 घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 घन होता है 343, 8 घन होता है 512, 9 घन होता है 729, 10 घन हो गया 1000। तो 1000 तो मैंने पहले से छाड़ दिया था। 1000 ये घन संख्या है, 1000 10 का घन है लेकिन 1000 किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन एक तो है ना, एक देखो है, एक जो है, एक का घन क्या होता है, एक। तो इसमें वर्ग और घन कौन है, जो दोनों है। तो देखो एक मिल जाएगा और क्या मिलेगा, क्या 27 मिलेगा, 64 मिलेगा। अब देखो 64 64 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब भी तो होता है। दूसरी मिल गई, तीसरी और क्या मिलेगी, ये 5 घन हो गया लेकिन स्क्वायर किसी का नहीं। ये क्या हो गया 216, 6 36 का 216, ये 6 का क्यूब तो होता है लेकिन किसी का घन है क्या, ये तो 6 का क्यूब है क्या, किसी का वर्ग, सॉरी किसी का वर्ग है। तो कहेंगे किसी का नहीं भाई, ये वर्ग नहीं है किसी का। अब चलेंगे 343, क्या 343 है किसी का, है क्या किसी का, देखो ये 7 का घन है लेकिन किसी का वर्ग तो नहीं बच्चा, ये भी नहीं है। 512, 512 है क्या किसी का घन, ये तो 8 का क्यूब होता है। वर्ग किसी का है, वर्ग निकालने के लिए 20 का 21 का 22 440, 22 का 484 होता है ना। 23 का ये है नहीं। 729 चलेंगे, 729 देखो है, 729 किसका भैया, ये 9 का क्यूब भी होता है और 9 का क्यूब होता है 27 का स्क्वायर भी होता है, यही ना। तो आपका क्या मिलेगा, 729 मिलेगा, फिर ये 64 मिलेगा, फिर आपका 1 मिलेगा। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ऐसे सिर्फ 3 संख्याएं हैं जो घन और वर्ग दोनों है। कौन कौन सा है, एक है, एक ऐसी संख्या है जो 1 का वर्ग और घन है। 64 ऐसी संख्या है जो 4 का घन तथा 8 के स्क्वायर है। वैसे 729 जो है वो 27 का स्क्वायर तथा 9 का घन है। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग और घन दोनों है, 1 से 1000 के बीच में। ठीक है ना। इसके लिए सबसे बढ़िया है, आपको याद होना चाहिए
वर्ग और घन सबसे बढ़िया इसका तरीका आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो फटाफट आप लिख के ऐसे लिख के आप चेक कर सकते हैं कौन सा हो सकता है, कितनी संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। दिया यदि a अपान बी बराबर 3/4, बी अपान सी बराबर 4/5, सी अपान डी बराबर 5/6, तो a अपान डी के अंश एवं हर जो सहअभाज्य है का योगफल बताइए। अब एक चीज में देखो भैया, एक चीज में कुछ छूट गया है। a अपान डी इसमें होना चाहिए पावर में 10 होना चाहिए, है ना। इस प्रश्न में पावर में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब देखो सॉल्व करो इसको। दिया क्या है, a अपान बी। अच्छा बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया 3 है, b की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, यानी c की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ की क्या है d की वैल्यू 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान जो है 3 हो गया, b का मान आपका 4 हो गया, क्योंकि दोनों जगह b का मान सेम सेम है, तो b का मान 4 हो गया। c का मान यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, c का मान 5 हो गया, और d जो बचेगा वही मान रखेगा, क्या रखेगा 6। तो आपसे पूछा a अपान डी, ए अपान डी का मतलब हो गया, ए अपान डी का मतलब हो गया 3/6, 3/6 का मतलब हो गया 1/2। लेकिन ए अपान डी की पावर में क्या दिया है, पावर में क्या भैया, पावर में होना चाहिए 10, यहाँ पे घात 10 हो गया, यहाँ पे घात 10 हो गया, यानी 1/2 की घात 10। यही पूछा ए अपान डी के अंश एवं हर का योगफल बताना, और कहा गया जो सह अभाज्य है। तो चलो भैया बता देते हैं। अब जरा ये बताओ 1/2 की घात में 10 का मान क्या होगा। आपको पता होगा 1 की घात 10 करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन जब 2 की घात 10 करेंगे तो देखो 2 की घात 10 करेंगे तो 2 का हम कितनी बार गुणा करेंगे भैया, 2 का हम गुणा करेंगे टोटल 10 बार। 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, तो हम 10 बार करेंगे, क्या ठीक है ना। चलो गुणा किए 10 बार, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, 128, 256, 1000, 256, 512, 1024, 1024 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 10 का मान, ठीक है ना। पूछा क्या है, इनका योग पूछा, ये बताओ इनका योग क्या हो गया, 1024 और 1 का योग क्या हो जाएगा, तो 1025 हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 1025, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले देखें, चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग, देखते भैया। नीरज को 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। देखो भैया 3 मूल्य होता है, कौन कौन सा मूल्य होता है, एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और तीसरा होता है क्रय मूल्य, ठीक है ना। अंकित मूल्य यानी एमआरपी होता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होता है, क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस होता है, सीपी होता है, ठीक है ना। अब इसमें समझिए क्या, अंकित मूल्य पर यदि हम कोई छूट देंगे तो अंकित मूल्य पर छूट देंगे बेचेंगे तो क्या निकलता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लेके बेचेंगे, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि अगर होगा तो क्या निकलता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब अंकित मूल्य से छोटा जो आएगा वो विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य से जो बड़ा होगा वो क्या होगा विक्रय मूल्य। लेकिन कैसे, अंकित मूल्य पर बेचने पर कोई छूट दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य के बराबर, और क्रय मूल्य पर बेचने पर जो लाभ या हानि होगी वो भी क्या निकल के आएगा विक्रय मूल्य के बराबर। इसमें दिया 840 रुपए, तो उसका सामान की कीमत है, तो 840 रुपए क्या है क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 840 रुपए पे, 840 रुपया क्रय मूल्य हो गया। कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट दे और 18% लाभ हो। मैंने बताया लाभ और हानि किस पर लेते हैं हम, क्रय मूल्य पर लेते हैं। 18% लाभ लेंगे तो उसको हम बेचेंगे 118% में। अब ये जो बेचेंगे क्या निकला, ये विक्रय मूल्य, और ये निकल गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कैसे आता है, वो आता है एमआरपी पर, एमआरपी पर छूट देने के बराबर, छूट देना 16, तो आप बेचेंगे 84% में। क्यों भैया, एक लाइन के ही सवाल है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लेके बेचेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा, और अंकित मूल्य पर छूट देके बेचेंगे तो विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य होता है क्या बराबर हो गया, बराबर कर दिए, दोनों विक्रय मूल्य हो गया बराबर। देखो 100 से 100 खत्म, 84 से काटे 10 बार में आ गया भैया 1180, 1180 रुपया उसका एमआरपी क्या होना चाहिए, तो 1180 रुपया उसका एमआरपी यानी अंकित मूल्य होना चाहिए, ठीक है ना। किया क्या जाता है भाई, देखो क्रय मूल्य पर लाभ लेके बेचते तो विक्रय मूल्य निकलता है,
यदि आपने कोई सामान खरीदा उसको बेचेंगे तो विक्रय मूल्य आपने भले कितना लिखा होगा, लेकिन जो मिला यानी अंकित मूल्य पर लाभ, सॉरी अंकित मूल्य पर छूट और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि दोनों क्या निकाल के देता है, विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गया, सरल कर लेंगे तो उसका अंकित मूल्य निकल गया 1180 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न दे रखा है यदि a बराबर 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस ऐसे करते जाएंगे तो 8 पदों तक का तो a का मान बताना है। चलो अगर हम इसको सरल करने चलेंगे, देखो भैया, तो एक को एक दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, इसको लिखेंगे आप 10/4, ठीक है ना, प्लस इसको आप लिखेंगे दशमलव हटा के 2 0 बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे आप 100/4, ठीक है भाई, प्लस इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो 3 0 लिखेंगे 1000/4। ऐसे आपको कहां तक जाना भैया, 8 पदों तक, एक में 1 0, दो में 2 0, 3 में 3 0, तो 8 पद में जाएंगे तो आपको मिलेगा भैया 8 0, कितना मिलेगा, 8 0 मिलेगा। अब बटे में क्या रहेगा 4। आपको एक चीज पता होगा, आपको एक चीज पता होगा, जब हर बराबर रहता है तो हर का जब लासा लेते हैं तो वही आ जाता है, सभी में हर बराबर है ना, तो एलसीएम क्या लेंगे, हर का 4 हो गया, क्योंकि हमको जोड़ना है। अब चलो जोड़ेंगे, 10 के साथ 100 जुड़ेगा, फिर 1000 जुड़ेगा, फिर ऐसे करके 10,000 जुड़ेगा, यहाँ तक जुड़ना है। ये बताओ जरा, जब हम जोड़ने चलेंगे तो सिर्फ देखो 10 में 100 जुड़ेगा तो 110 आ जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो 1100 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। इसका मतलब इकाई के स्थान में 0 रहेगा, इकाई के स्थान में क्या रहेगा 0, बाकी हर जगह हो जाएगा 1। कितना 1 हो जाएगा भैया, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ भैया। 8 पदों तक जोड़ना है, इकाई में 0 रहेगा, बाकी सभी में 1 हो जाएगा। अगर ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आप यहां समझिए कैसे, 1 लिख के देखो इसमें 8 0 होगा भैया, 1 लिख के जब 8 0 लिखेंगे, ठीक है ना, 8 0 फिर क्या लिखेंगे, 1 लिख के क्या लिखेंगे भैया 7 0 जोड़ना है, जब इसको हम 7 0 जोड़ेंगे, ठीक, फिर क्या लिखेंगे 1 लिख के 6 0 जोड़ेंगे, फिर 1 लिख के हम 5 0 जोड़ेंगे, 1 लिख के हम 4 0 जोड़ेंगे, 1 लिख के 3 0, 1 लिख के 2 0, फिर 1 लिख के 1 0, बस यहीं तक तो जोड़ना 10 तक। देखो 8 पद हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उनको जोड़ने चलेंगे तो सिर्फ देखो इकाई 0 मिली, बाकी सभी के में 1 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, यानी जो मिलेगा हर बार 1 1 1 मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, तो 8 बार मिलेगा। अब आपको क्या करना है, भाग करना, बस कर लेते हैं भाग। 11 में भाग करो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया बच्चा, 3 बचे 31 हो गया, 4 सते 28, फिर 3 बजे 31, 4 से 28, फिर 4 से 28, फिर 4 से 28, तो 2 7 7 7 करके ऑप्शन में कोई है तो देखो दिख रहा है ना, 2 7 7 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। आप चेक कर लीजिएगा निकाल के, ठीक है ना, आप भाग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 7 7 करके आता जाएगा, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो 2 7 7 करके दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चले भैया, देखो इसको लगाने का एक और तरीका है, अगर आपको देखना समझा देते, देखो इसको लगाने का और तरीका कैसे, देखो हम क्या किए, अगर हम दशमलव हटा के इसका 0 बढ़ा दें और 10 में हम 4 से भाग करेंगे भैया आएगा 2.5 आएगा, आएगा ना 2.5। अब फिर यहाँ दशमलव हटा के जब 2 0 बढ़ाएंगे तो आएगा कितना 25, इसके साथ जुड़ेगा तो 25 यहाँ लिखेंगे, इसमें दशमलव नहीं थे 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो दशमलव 3 अंक पे तो 3 0 लिखेंगे, तो आप भाग करेंगे तो यहाँ पे जो अभी 25 आ रहा था अब आएगा यहाँ पे 250 आ जाएगा, क्योंकि 4 से काटेंगे 25 बार में खत्म, 1 0 रह जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे लिखते जाएंगे तो यहाँ भी 25 आके अब 2 0 बचेगा, फिर यहाँ 25 आके भैया 3 0 बचेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ 25 आके 4 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 25 आके 5 0 हो जाएगा, फिर 25 आके 6 0 हो जाएगा। देखो 8 पद है, 8 पद तक जाना, 8 पद हो जाना चाहिए बस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे सभी के नीचे यहाँ बगल में क्या हो जाएगा दशमलव लगा देंगे। अब काम क्या करेंगे, इसको हमको जोड़ना भैया, जब जोड़ोगे तो देखो समय 5 0 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ जोड़ोगे तो देखो हर लाइन में 5 2 क्या मिलेगा, देखो हर लाइन में 5 2 क्या मिल रहा भैया 7 मिल रहा है, ये मिला ना, देखो हर लाइन में 5 2 7 मिलेगा, इसमें 7 मिलेगा, इसमें 7 मिलेगा, इसमें 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7 और यहाँ 2। आपका आंसर हो गया
अब यहाँ दशमलव लग गया, हो गया ऑप्शन 2 7 7 7 7 7 7.5 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी करके आप इसको लगा सकते हैं, लगाना चाहे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। देखो हाँ देखो भैया, एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला, एक दूसरा 16 कैरेट वाला शुद्धता वाला। और दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि वह 15 कैरेट वाला आभूषण बना सके। भैया दो प्रकार के सोना है, कोई बात नहीं, कैसा है, पहले 12 कैरेट का है, दूसरा 16 कैरेट का है। सोने की शुद्धता तो कैरेट से ले लिया थी ना, सोने की शुद्धता कैरेट से मापी जाती है। तो ये सबसे शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन सुनार आपको 24 कैरेट का सोना कभी नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट जरूर रहती है, क्योंकि जो सोना होता है इतना मुलायम रहता है, अगर शुद्ध सोना दिया जाएगा तो उसका कोई आभूषण बन ही नहीं सकता, तो उसकी मजबूती के लिए कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। तो चलो पहले में दिया 12 कैरेट, दूसरे में दिया 16 कैरेट, इन दोनों को मिलाएं किस रेशियो में बन जाए भैया 15 कैरेट का। ये एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन का प्रश्न है। क्या करें, 12 और 16 को मिला के 15 का बनाना है, हम इसमें लगा देंगे एलिगेशन यानी मिश्रण का नियम। यहाँ पे जो आएगा डिफरेंट आएगा 1 का, और यहाँ डिफरेंट आएगा 3 का, यानी आपको मिलाना किस रेशियो में है 1:3 के अनुपात में मिला देना है। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें का 1 ग्राम लेना है तो इसमें का 3 ग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये है तो ब्याज की दर बताना है भैया। अच्छा बताओ, ESI और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए भैया, 2 साल के लिए। 2 साल के साधारण ब्याज है 1400 और इसमें 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज है 1449। आपको एक चीज पता होगा, साधारण ब्याज हर साल बराबर ब्याज देता है, तो 2 साल में अगर 1400 दिया तो पहले साल 700 दिया होगा, दूसरे साल भी 700 दिया होगा, यही ना। साधारण ब्याज हर साल बराबर देता है। और एक चीज और, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 साल का जो होता है ब्याज हमेशा बराबर होता है। पहले साल का हमेशा ब्याज बराबर होगा यदि ब्याज की दर सेम है। अगर पहले साल यहाँ 700 मिला है तो इसमें भी पहले साल 700 ही मिला होगा, लेकिन दूसरे साल यहाँ पे देखो कितना, देखो यहाँ पे दूसरे साल 700 तो मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या हुआ 49 रुपया ज्यादा मिल गया। 749 मिला होगा तभी तो 1449 हुआ। ये 49 रुपया क्यों ज्यादा मिला, चक्रवृद्धि ब्याज में यदि कोई पैसा पड़ा रह जाता है तो जो 1 साल का ब्याज होता है वो अगले साल मूलधन बन जाता है, यानी आपको ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ जाता है। यानी ये जो आपका पहले साल का ब्याज बना था उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 700 रुपए की वजह से ये 49 रुपये ब्याज बढ़ा, क्योंकि अगर मूलधन सेम रहता, मूलधन पर ब्याज लगता तो आपको 700 रुपये ब्याज देना पड़ता, लेकिन हुआ क्या 49 बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि जो पहले साल के ब्याज था वो दूसरे साल में मूलधन बन के ब्याज बना देता है उसका एक्स्ट्रा में, तो 700 रुपये 49 रुपये ब्याज मिला, यानी केवल और केवल 1 साल में। तो अब यहाँ लगा देंगे फार्मूला SI यानी साधारण ब्याज बराबर PTR पान 100 होता है। ब्याज मिल रहा है 49 रुपया, कितने पर 700 रुपए, फिर इसका मतलब हो गया कि 700 रुपए में 49 रुपये ब्याज मिला होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। रेट आपको निकालनी है, बटे में हो गया 100, सरल किए तो 7 × 7% आपकी ब्याज की दर आ गई। आपकी ब्याज की दर भैया है 7% वार्षिक। समझ में आया ये, साधारण ब्याज हमेशा बराबर ब्याज देता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज जितने दिन आप पैसा छोड़ के रखोगे चक्रवृद्धि ब्याज में उतना ही भयंकर ब्याज लगता है, ठीक है ना। चलो इसीलिए पुरानी फिल्मों में जब हीरो की महतारी पैसा लेती थी ठाकुर साहब से, मतलब जमींदार साहब से, तो यही होता था ना, बेटा बड़ा हो गया ब्याह के लायक हो गया तभी भी उनका मूलधन ही खत्म नहीं हुआ रहता है। कहते हैं मूलधन दिया अभी तो ब्याज पड़ा हुआ है, क्योंकि यदि आप पैसा जितना टाइम तक छोड़ दोगे चक्रवृद्धि ब्याज में उतना भयंकर आपको ब्याज देना पड़ेगा, हर साल ब्याज बहुत तेज बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न दिया, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अच्छा बताओ भैया, कोई भी मूलधन जो होता है, जो पैसा होता है, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन स्वयं में कितना होता है 100% होता है। मूलधन स्वयं में कितना होता है भैया, पूरे का मालिक है, पूरा हमारा पैसा ही, आपके पास 1 लाख रुपया था तो आप 1 लाख यानी 100% मालिक हो गए, यानी कोई भी मूलधन 100% होता है। क्या करा,
कोई राशि पर किसी एक राशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 20% बराबर होता। अच्छा बताओ भैया, 5 साल में 5 साल में साधारण ब्याज जो है, 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 20% है। यही तो कह रहा ना। तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो ये बताओ, मैंने बताया साधारण ब्याज हमेशा बराबर ब्याज देता है, तो साधारण ब्याज जब बराबर ब्याज देगा तो 5 साल में अगर 20% ब्याज दे रहा है और कह रहा है कि कितने सालों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी जो ब्याज है ये 20% 100% बन जाए कितने सालों में। तो ये बताओ 20 को 100 बनाना है, कितने गुणा करें, 20 को 100% बना कितने गुणा करें, 5 गुना। तो यहाँ भी समय भी 5 गुना कर दो, बस पचम 25 वर्ष, कितना भैया 25 साल, खत्म। 25 साल में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया मूलधन स्वयं में 100% होता है। यदि 5 साल में साधारण ब्याज 20% मिल रहा है तो 100% आपको चाहिए, क्योंकि कह रहा ब्याज मूलधन के बराबर हो। तो कितना गुना भैया, 5 गुना। 5 गुना आपको करना है पैसा, तो आपको समय भी 5 गुना चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर ब्याज देता है। तो 25 साल में पैसा 100% हो जाएगा, यानी मूलधन के बराबर हो जाएगा उसका ब्याज। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। हाँ देखो, पी एक कार्य को 15 दिन में तथा क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है ना। अच्छा भैया देखो, पी कर सकता है और क्यू कर सकता है। पी कर सकता है 15 दिन में और क्यू कर सकता है 24 दिन में। हम एक काम मान लेते हैं, इनके हिसाब से कोई काम मान लेते हैं जो इन दोनों द्वारा किया जा सके। मान लीजिए 15-24 को कोई एलसीएम लेते हैं, जो काम हो जाए इन दोनों से कट जाए, तो क्या हो जाएगा, 15-24 से कटने वाली कोई संख्या हम लेते हैं, छोटी छोटी संख्या लेंगे, तो आएगा भैया 120। आप मान लीजिए 120 काम करना है, या फिर आप मान लीजिए 120 रुपया कमाना है। कितना कमाना है, 120 रुपया। मैंने बताया काम को हमेशा आप रुपया मान लो, कि आपको 120 रुपया कमाना है। मान लीजिए 120 रुपया कमाना है। ये बताइए अगर इनको 15 दिन में कमाना है, कितना भैया दिन है ना, ये देखो ये 15 दिन है, कितना दिन है, 24 दिन में। ठीक ना। अगर इनको 15 दिन में 120 रुपया कमाना है, तो ये बताओ डेली इनको कितना कमाना पड़ेगा, डेली कितना कमाएगा, 8 रुपया कमाएगा। 24 दिन में 120 रुपया कमाना, तो डेली 5 रुपया कमाना पड़ेगा। यही तो हुआ ना, क्यों भाई, यही तो हुआ ना। अब क्या हुआ भैया, देखो बताओ, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू, यानी ये दूसरा वाला क्यू, कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। अगर ये 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया है, तो इसका मतलब भाई जो था पहला वाला पी वाला, वो शुरू से लेके अंत तक काम करता रहा। ये 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा ये बताओ, ये डेली 8 रुपया कमा रहे, 5 रुपया अगर दोनों मिल जाते हैं तो कितना कमाते, डेली 13 रुपया कमाते। 13 रुपया एक दिन कमाते, दूसरे दिन 26, तीसरे दिन 39, ऐसे होता जाता। लेकिन कह रहा कि ये भाई साहब जो है ये 2 दिन पहले छोड़ दिए। अच्छा ये बताओ 2 दिन पहले छोड़ दिए, ये वाला तो 2 दिन किया होगा। अगर ये नहीं छोड़ता, मान लीजिए इसके साथ हम करा देते, वो जो 2 दिन छोड़ा है, मान लीजिए इसके साथ हम करा देते, तो अगर ये एक दिन 5 रुपया कमाता तो आगे 2 दिन में ये 10 रुपया और कमा लेगा। क्यों भाई, कमा लेगा नहीं कमा लेगा, बताओ जी। क्या हुआ था, दोनों मिलकर 120 रुपया कमा रहे ना, दोनों मिलकर 120 रुपया कमा रहे, दोनों कर रहे थे। ये 2 दिन पहले छोड़ दिया, अगर मान लीजिए ये 2 दिन पहले ना छोड़े, इनसे 2 दिन और काम करा ले, तो यानी 5 तो 10 रुपया और कमाएगा। तो जो अभी तक कमा रहे थे 120 रुपया, अब कमाएंगे कितना, 130 रुपया कमाएंगे। अगर 130 रुपया कमाएंगे और डेली 13 रुपया कमा रहे हैं, तो कितना दिन काम चलेगा, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब ये लोग शुरू से लेकर अंत तक काम करे तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, हाँ ये समझ में आया। हम 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। हमने मान लिया कोई काम, ऐसा काम जो इन दोनों से कर दिया, हमने रुपया मान लिया, 120 रुपया ये कमाएगा, मालिक कमाना है हमको। अगर 15 दिन में 120 कमाना है तो डेली 8 कमाएगा। ये 24 दिन में कमाना है तो डेली 5 कमाएगा। दोनों मिलकर कमाएंगे तो 13 रुपया कमाएंगे। लेकिन अगर दोनों मिलकर कमाएंगे तो 13 रुपया, इनको कमाना कितना है, 120 रुपया टोटल कमाना कितना दिन लगेगा। लेकिन ये भी कहा था
ये 2 दिन पहले छोड़ दिया था, अगर 2 दिन नहीं पहले छोड़ दे, इसको पूरा साथ में करवा देती तो देखो और करवा देंगे तो पूरा ये लोग इन्हीं शुरू से लेके अंत तक साथ साथ रहेंगे। जब शुरू से लेके अंत तक साथ साथ रहेंगे तो 5 दूनी 10 रुपया और कमा लेगा। इसका मतलब टोटल जो अभी तक कमाई हो रही है 120, अब टोटल कितना कमाएंगे 130 रुपया, डेली 13 रुपये के हिसाब से 10 दिन आपका समय लगेगा, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला दिया है 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा। 2 घात 50, कोई बात नहीं, 2 घात 50 को 2 गुना का मतलब होता है 2 गुणा, गुणेवा यानी घात 1, आधार संख्या बराबर होने पर गुणे में घाते जुड़ जाती है, तो 2 की घात हो गया भैया 51। ये प्रश्न है तो बड़ा आसान, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 की घात क्या हो जाएगी 51, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो सभी 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना। भैया 5 क्रमिक संख्याएं हैं, 5 क्रमिक संख्याएं हैं, मैंने बताया ये विषम पद की सवाल है, विषम पद में है क्रमिक संख्याएं। अच्छा बताओ 5 क्रमिक संख्याएं हैं, तो मैंने बताया यदि विषम पद की संख्याएं रहती है उनका जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या ही होता है। कोई भी आप 5 संख्या क्रमिक ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 3, 4, 5, 6 और 7, अगर इनका हम औसत निकालेंगे तो औसत क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। क्या क्लियर है ना, क्योंकि ये क्रमिक संख्याएं हैं तो 2 आगे छूट गई 2 पीछे छूट गई, बीच वाली संख्या ही औसत हो जाएगा। निकालने में आप निकाल लीजिए, जोड़ के आप 5 से भाग करेंगे फिर वही उत्तर आने वाला, कोई मतलब है नहीं। अगर कोई भी संख्या लेते जैसे लेते 10, 11, 12, 13, 14, अगर इनका औसत निकालें तो क्या आएगा भैया 12 आएगा, यही आएगा ना। लेकिन अब समझिए कह रहा है इसमें अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो भैया अगर ये 5 संख्याएं थी, इनका औसत 5 था, इसमें अगली 2 जोड़ लेंगे तो 8 और 9, अब टोटल कितनी संख्या हो गई 7 संख्या हो गई। अब इनका औसत क्या हो जाएगा, देखो 3 इधर छूट गई 3 इधर छूट गई, क्या आ जाएगा अब 6 आ जाएगा आंसर। क्लियर है ना। इसमें भी अगर बढ़ा दे 15 और 16 कर दें, अब टोटल हो गई संख्या 7, 3 इधर छूट गया 3 इधर, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब कभी ऐसा प्रश्न दे, जब कभी दिमाग बैठाइए, जब कभी ऐसा प्रश्न दे तो जितनी संख्या आगे जोड़ेंगे, जितनी संख्या आगे जोड़ेंगे उसी का आधा औसत बढ़ा दीजिएगा बस। अगर आप 2 संख्या जोड़ेंगे तो औसत 1 बढ़ेगा, 4 संख्या जोड़ेंगे तो औसत 2 बढ़ेगा, 5 संख्या जोड़ेंगे तो औसत 2.5 बढ़ेगा, 5 का तो क्या बढ़ेगा 2.5। मैंने क्या बताया, जितनी संख्या जोड़ेंगे उसी का आधा औसत और बढ़ा देना है बस। इसमें कितनी संख्या जोड़नी भैया 2 संख्या जोड़ेंगे तो औसत जो हो जाएगा, औसत 2 जोड़ेंगे तो 1 औसत बढ़ जाएगा, औसत 1 बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है ना, ये इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है ना। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, तो चलते हैं देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, एक मालगाड़ी की स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर पर रहने की चाल से एक सवारी गाड़ी भी स्टेशन छोड़ती है और इसे 4 घंटे में पकड़ लेती है। किसे, मालगाड़ी को। यानी पहले मालगाड़ी चली, उसके 6 घंटे बाद 80 की चाल से एक सवारी गाड़ी चली और उसे पकड़ ली है 4 घंटे में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप जरा समझो भैया। ये बताओ जो मालगाड़ी चली उसी की तो हमको चाल पता करनी, तो हम मान लेते हैं जो मालगाड़ी है, हम मान लेते हैं जो मालगाड़ी है उसकी चाल रही होगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। उसकी चाल क्या रहेगी x किलोमीटर पर घंटे। तो ये बताइए जब ये चली थी तो उसके 6 घंटे बाद दूसरी वाली चली, तो ये कुछ दूरी चली गई होगी, कितना दूरी, इस चाल से 6 घंटे में कितना दूरी हो गई होगी दोनों ट्रेन के बीच में। दोनों ट्रेन के बीच में दूरी होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी 6x हो जाएगा। इतना किलोमीटर ये दूर हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब जब सवारी गाड़ी चलेगी तो उसी दिशा में पकड़ने के लिए जाएगी, तो आपको पता होगा जब 2 ट्रेनें या 2 चाल एक ही दिशा में चलती तो सापेक्ष चाल क्या होती, घट जाती है। अब इसमें जो आएगा सापेक्ष चाल वो क्या हो जाएगी भैया, घट जाएगी।
अब सापेक्ष चाल घट गई, यानी जो सवारी गाड़ी है उसकी चाल 80 में से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये हो गया सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे समय। अब यहाँ रखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपकी हो गई 80 माइनस x, दूरी आपकी हो जाएगी जो दोनों बीच की दूरी वही आपको कम करना है 6x, और समय लग रहा है 4 घंटे, यही ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। इस चाल से 6x दूरी को कम करना है, 4 घंटे में पकड़ लेती है, यानी समय 4 घंटे। हम इसको सरल किए, 2 ये 3 हो गया, 8 से काटेंगे, 8 से सॉरी 2 का गुणा करेंगे 160 माइनस 2x इक्वल 3x के, इधर जाएगा 2 जोड़ के 5x हो गया बराबर 160 के, 5 से काट देंगे 32, x की वैल्यू 32, x क्या है, पहली वाली मालगाड़ी की चाल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, पहली वाली यानी मालगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक दर्जी को कपड़े के रोल से कुछ कमीजों के लिए कपड़े के टुकड़े काटने हैं। वह रोल को 11 बराबर भागों में काटता है, एक रोल को 11 बराबर भागों में काटता है, तो वह दर्जी 1 मिनट में 50 कटौती की दर से कपड़ा काटता है। 1 मिनट में 50 कटौती की दर से, तो 48 मिनट में कितने रोल काट देगा। आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी वैसे मौखिक। देखो पहले, अगर आपके पास 10 मीटर कपड़ा है, समझो पहले, यदि आपके पास 10 मीटर कपड़ा है और आप रोज 1-1 मीटर कपड़ा काटोगे तो वो कपड़ा कितने दिन में कट जाएगा भैया, 10 दिन में नहीं, वो कपड़ा कटेगा 9 दिन में कट जाएगा, यही ना। अगर आपके पास 10 मीटर कपड़ा है, रोज 1-1 मीटर काटोगे तो 9 दिन में कट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला टुकड़ा है, वो जैसे आपने काटा 9वीं बार, वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें भी वही समझना है, एक दर्जी को कपड़े के रोल से कुछ कमीजों के लिए कपड़े के टुकड़े काटने हैं, वह रोल को 11 बराबर भागों में काटता। अच्छा बताओ, 11 बराबर भागों में, एक रोल को 11 भागों में काटता है तो कितनी बार काटा होगा। इसका मतलब एक रोल जो काटता है, एक रोल काटता है कितनी बार, वो 10 बार काटता है, यही ना। एक रोल कितनी बार काटता है, 10 बार काटता है, 11 भागों में बढ़ जाता है। क्लियर है ना। और क्या कह रहा, वह दर्जी 1 मिनट में 55 कटौती की दर से काटता है। 1 मिनट में 55 बार काटता भैया। अच्छा, 1 मिनट में कितनी बार काट रहा भैया, 55 कटौती काट दर से कपड़ा काटता है। तो कह रहा है तदनुसार बताइए कि 48 में कितने रोल काट देगा। अच्छा, 55 कटौती काटा, तो 55 कटौती का मतलब हो गया है, अच्छा 1 मिनट में 55 कटौती, तो 10 बार काटने पर एक रोल खत्म, ही ना। 10 बार काटने पर एक रोल क्या हो रहा है, काट दे रहा है। तो 50 बार काटेगा तो 50 बार काटेगा तो कितना रोल कटेगा, 10 25 50, 5 रोल कट जाएगा, है ना। 55 कटौती की दर से कपड़ा काटते, बताइए कि वह 48 में कितने रोल काटेगा। चलो देखो, छोड़ जाने दो, यहां देखो, 1 मिनट में कितनी बार काटते भैया, 1 मिनट में 55 कटौती, 55 कटौती यानी 55 बार काट सकता है। ठीक है ना। आपको कितनी बार काटना है, 48 मिनट में। ये बताओ 48 मिनट में काटना है, ठीक है ना। 48 मिनट में काटना है तो 48 को गुणा करेंगे, कितनी बार कटेगा, यही ना। 48 इतनी कटौती काटेगा। क्लियर है ना। आगे क्या कह रहा, अगला क्या कह रहा, और ये कह रहा, आपको ये पता होगा, ये क्या कह रहा, आगे क्या दिया था, देखो क्या दिया था, एक रोल काटने में 10 बार, एक रोल काटता है तो 10 बार काटना पड़ता है। इतनी बार काटा होगा तो कितना रोल काटा होगा, कितना रोल काटा होगा, ये निकालने के लिए इसमें हम 10 से भाग कर देते हैं। क्या दिक्कत, इसमें क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे ना, क्योंकि एक रोल काटने में 10 बार काटा होगा, तो इतनी बार काटा है तो कितनी बार रोल, कितना रोल काटा होगा, 10 से भाग करोगे, खत्म करो। 5 दूनी 10, 5 11 55, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, गुणा करोगे तो 24 दाम 240 यानी 264, कितनी बार भैया, 264। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया, फिर से समझाएं, देखो दिया क्या था,
एक रोल काटने में भैया 11 टुकड़े निकालता है, तो 11 टुकड़े निकालता है, एक रोल में 11 टुकड़े निकालता है, तो काटेगा कितनी बार? एक रोल काटने में इसका मतलब 10 बार काटेगा, क्योंकि 11 टुकड़े निकल जाएगा। एक मिनट में 55 बार काटता है, एक मिनट में यानी 55 बार काट सकता है, तो 48 मिनट में 55 गुणे 48, ये तो काटेगा। इतनी बार काटेगा तो कितना रोल काटेगा? एक रोल के लिए 10 बार, एक रोल के लिए 10 बार काटना पड़ेगा, इतनी रोल के लिए 10 से भाग कर दो, कितना रोल कटेगा? निकल गया, तो 264 रोल काटेगा। कितना भैया? 264 रोल। ऑप्शन नंबर सी, 264 रोल काटना, वो काट देगा। ठीक है ना? चलो अगले प्रश्न की ओर। 1% के आधे को दशमलव के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? देखो 1% के आधे को भैया क्या दिक्कत है? 1% के आधे लिख दीजिए, 1/100, फिर बटे में इधर 2 रहेगा। अब देखो 1 में 2 से भाग करोगे तो आएगा 0.5, 2 जीरो से और भाग करेगा तो दशमलव और सिरक जाएगा, 2 जीरो, 1 2 यहाँ पे लग गया, बस खत्म, 0.005। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये तो कहा था ना 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखिए, 1% का आधा, आधा यानी 1 में 2 से भाग करेंगे जाएगा 0.5, और 100 यानी प्रतिशत वाला 100 भी और लगेगा ना, भाग करेंगे 0.005। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। सुधीर को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? बताओ भैया। देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है 625, इसका एरिया 625 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर दिया 625, और 625 आपको पता होगा किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे सर ये 25 का वर्ग है, यही ना? तो भुजा कितनी आ गई भैया? भुजा आ गई 25 की। एक भुजा 25 की और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है यानी परिमाप, इसका परिमाप हो जाएगा 25 गुणे 4, 25 गुणे 4 भैया 25 का 100 हो जाएगा, यही ना? ये बताइए 100, लेकिन चक्कर कितना लगाना है? कितना चक्कर लगाना है? 5 चक्कर लगाने। ये एक चक्कर का है, तो 5 चक्कर यानी एक चक्कर, एक चक्कर क्या हो जाएगा? परिमाप के बराबर, यही ना? एक चक्कर क्या हो जाएगा? परिमाप। तो 5 चक्कर के लिए हो जाएगा 100 गुणे 5, 100 गुणे 5 यानी कितना जाना भैया? 500 मीटर उसको दूरी तय करनी है, और उसकी चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना समय लगेगा ये बताना है। इस चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे जो चाल है इसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, कितने गुणा करेंगे? तो 5/18 गुणा कर लेते हैं हम, 3 से काटे 6 बार में, इसकी चाल 5/6 मीटर पर सेकंड। इसको हमको क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे दूरी आपकी मीटर में दी हुई है, तो चाल को मीटर में भी होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में हो गया। अब जो समय आएगा किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ये बस ये ध्यान देना है। देखो दूरी आपको पता चल गई, चाल पता है, तो लगने वाला समय बता दीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, यानी 5/6, 6 गया ऊपर, ये हो गया 100 यानी 600 सेकेंड। 600 सेकेंड का मतलब हम इसमें भाग करेंगे सेकेंड को मिनट बदलने के लिए, क्योंकि सारे ऑप्शन मिनट में दिए हैं, तो हम सेकेंड को मिनट बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, तो 6 दहम्मा 60 यानी 10 मिनट लगेगा। कितना भैया? 10 मिनट आपको लगेगा। आपका आंसर 10 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है 198 के स्क्वायर माइनस 197 के स्क्वायर प्लस 196 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 195 स्क्वायर प्लस 194 स्क्वायर माइनस 193 स्क्वायर। देखो यदि हम वर्ग निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तब तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करो, इसको ऐसे दो दो में बांट लो, बांट लेते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा ये 1998 प्लस 1997, एक बार जुड़ जाता है और एक बार घट जाता है, ये तो हो जाता भैया, यही हो जाएगा ना? क्योंकि क्योंकि क्या होता भैया? चलिए हाँ हाँ, 1998 माइनस 1997। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी सॉरी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या क्लियर है ना? यही तो होता है ना?
वैसे ये करना, दो दो हमने बांट लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए प्लस बी या माइनस बी, ठीक है ना। वैसे इसको बांटेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस में 1996 प्लस 1995, फिर हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 1996 माइनस 1995। वैसे ये निकालेंगे 1994 प्लस 1993, फिर 1994, यहाँ प्लस रहेगा भाई बीच में, 1994 माइनस 1993। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ये तो घट के एक हो गया, ए भी घट के एक हो गया, ये भी घट के एक हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको जोड़े लेना है, जोड़े ले। देखो 8 7 है ना। अब देखो बचा क्या है ना, बचा क्या, 1998 1997 1996 1995 1994 1993। यानी आपको करना क्या, बस आपको यही जोड़े लेना है। क्या जोड़ना है भैया, 1998 ब्रैकेट हटेगा तो 1998 प्लस 1997 हो जाएगा। इस एक का कोई मतलब है नहीं, ये खत्म हो गया। बचेगा क्या, प्लस 1996 बचेगा, फिर 1995 बचेगा, 1994 बचेगा, 1993 बचेगा, बस यही तो बचेगा। हो गया भैया, जोड़ लो इसको। देखो 4 3 7 5 12 6 18 7 25 25 8 33, 3 हो गया, 9 6 54 54 3 57 हो गया, 5 हो गया, 9 6 54 54 5 59 हो गया, 59 हो गया, ठीक है ना। 9 5 बचा, 3 3 6 6 5 11 11 973। आपके आंसर ऑप्शन नंबर ए 11,973 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया। हम इसको स्क्वायर कर निकालेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा भैया। क्या करेंगे हम इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लेते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने इसको वैसे तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया, जो एक आएगा घटाने को तो खत्म हो गया, सिर्फ जोड़ना वाले बचेगा, तो जोड़ देंगे तो आ गया 11,993। चले, तो आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। तो चलते मिलते हम लोग कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।